गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम स्मृति यादव और मैं आज आपके सामने जूझ का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। मैंने आपको जूझ का जो फर्स्ट पार्ट था मैंने वो आपको समझाया था, आपको लेखक के बारे में बताया था कि वो कैसे पढ़ाई छोड़कर फिर उसकी कैसे पढ़ाई स्टार्ट होती है, उसकी माँ दिन भर क्या काम करती है, उसका पिता क्या करता है और वो जब स्कूल जाने लगता है दोबारा से तो उसकी मदद कौन करता है, दत्ता जी राव करते हैं। तो यहाँ तक मैं आपको समझा चुकी थी। उसके बाद जब वो स्कूल चला जाता है, जाने लगता है और फिर जो उसके साथ जो होता है मैंने वो आपको बताया। फिर मैं उसके बाद बताती हूँ फिर क्या होता है जब वो भी अच्छे से मन लगाकर पढ़ने लगता है तो मास्टर जी उसका नाम प्रसन्न होकर आनंदा रख देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि एक मराठी अध्यापक थे जिनका नाम था सौदल गेकर। वे बहुत तन्मय होकर पढ़ाते थे, मतलब बड़े तल्लीन हो जाते थे। जब पढ़ाते थे तो बड़े पढ़ाने में ही मग्न हो जाते थे। उन्हें मराठी और अंग्रेजी की बहुत कविताएं कंठस्थ थी, मतलब उनके गले में मतलब बनी ही रहती थी कंठ में। उनका जो गला था वो भी बहुत सुरीला था। छंद और लय का भी उनको ज्ञान था। छंद और लय बेटा ये एमपी बोर्ड का कोर्स है, अभी आपको शायद नहीं पढ़ाया गया होगा या हो सकता है आपने पहले क्लासेस में पढ़ चुके हों। वे कविता के साथ ऐसे जुड़ते कि अभिनय उनके भावबोध कराते, मतलब अभिनय मतलब अभिनय ऐसा लगता था जैसे कि साक्षात सब कुछ दिख रहा हो। वे स्वयं भी कविता करते थे। कभी कभी कक्षा में अपनी कविता सुना भी देते थे। लेखक तन्मय होकर सुनता भी था। जब लेखक खेत पर पानी लगाता या ढोर चराता था तब वह एकांत में कविताएं जो मास्टर जी से सुनी होती हैं उसी हाव भाव में वो उन कविताओं के को गाता। आरो अवरो में गाता। आरो अवरो मतलब आरो मतलब चढ़ना चढ़ाव, अवरो मतलब उतार मतलब उतार चढ़ाव में जो भी कविता होती थी उसी के अनुसार वो गाता। मास्टर की तरह अभिनय भी करता। अभिनय मीन्स एक्टिंग। उसी समय उसने अनुभव किया कि मास्टर की तरह अन्य कविताएं भी पढ़ी जा सकती है। उसने सोचा कि जैसे मास्टर ने की ये सुनी वैसे अन्य कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं। फिर क्या होता, उसके मन में आ गया अब कविता पढ़ने वाली बात। इन कविताओं का लेखक पर यह प्रभाव हुआ कि अब उसे पानी लगाते ढोर चराते हुए अकेलापन महसूस कभी नहीं होता था, क्योंकि वो कविताओं में इतना खो जाता था कि उसको जो भी काम करता था उसको याद ही नहीं रहता था। बड़ा इतना सभी उसको एहसास नहीं होता था और ना वो अकेलापन महसूस होता था, क्योंकि अंदर से ही प्रसन्न हो जाता था। लेखक अपने आप में ही मस्त रहने लगा। उसे एकांत अच्छा लगने लगा। लेखक ऊंची आवाज में कभी कविता गाता, अभिनय करता और कभी कभी नाचने भी लगता। लेखक ने कविता गाने को अपनी पद्धति सीख ली, मतलब लेखक ने कविता गाने की उसने अपनी खुद की एक पद्धति, प्रैक्टिस मतलब पद्धति मतलब क्या, वो पद्धति मतलब एक रूटीन होता है कि उसने तरीका सीख ली। लेखक मास्टर की अपेक्षा ज़्यादा अभिनय से गाने लगा। कविता के भाव उसके चेहरे पर भी आने लगे। मास्टर को लेखक का कविता गायन इतना अच्छा लगा कि उन्होंने जो उनकी छठी सातवीं के बालकों के सामने उसे गवाया। पाठशाला के एक समारोह हुआ। समारोह मतलब फंक्शन में भी उसने उस कविता को जो भी कविता थी उसको गाया। मतलब अब वो है ना अध्यापक का भी बड़ा चहेता बनता जा रहा था। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फिर बताते हैं। इसके बाद बताते हैं कि कविता जब वो सुनता है मास्टर जी, तो कविता सुनने के बाद उसको ऐसा एहसास होता है कि ये बहुत ही अच्छा गाने लगा है। मास्टर सौंदल केकर स्वयं कविता करते थे। अनेक कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे।
वे कवियों के संस्मरण भी सुनाते थे। इससे लेखक की कवियों के बारे में जो धारणा थी ना कि कभी भी अपने जैसे एक ही हाड़ मास का क्रोध लोभ का मनुष्य होता है। अतः लेखक ने सोचा कि हेलो स्टूडेंट, मैंने आपको अभी जो समझा रही थी उसके बाद का यही है कि फिर लेखक ने सोचा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। तो फिर क्या करते हैं, मास्टर जी ने जो अपने दरवाजे की मालती लता पर कविता लिखी थी, लेखक ने मालती लता व जो और भी जो कविताएं जो दोनों देखी थी, इससे लेखक को लगा कि मैं भी खेतों पर, गांव के लोगों पर कविता लिख सकता हूँ। अतः भैंस चराते चराते फसलों पर या जंगली फूलों पर लेखक की तुकबंदी करने लगी। मतलब उन कविताओं को गुनगुनाता और मास्टर जी को वह दिखाता था। लेखक को कविता लिखने की इतनी धुन लगी कि यदि कागज पेंसिल ना होता तो वो क्या करता है, कंकड़ से पत्थर की शिला पर लिख लेता या लकड़ी के टुकड़े से भैंस की पीठ पर लिख लेता और फिर उसको पहुंच देता था। लेखक अपनी कविता मास्टर जी को भी दिखाता। कभी कभी कविता दिखाने के लिए रात को ही मास्टर जी के घर पहुंच जाता। मास्टर जी भी उसे कविता का शास्त्र समझाते, छंद, लय, अलंकारों का भी ज्ञान कराते, शुद्ध लेखन के नियम भी बताते। लेखक को तरह तरह की पुस्तकें भी देते थे। उन्होंने उसे कविता करने के अनेक कायदे नियम सिखाए। इस प्रकार लेखक को मास्टर की निकटता मीन्स पास, जो उसकी समीपता वो तो मिलती ही थी और मराठी भाषा में भी सुधार उसके होने लगा और वह जो मराठी शब्द थे उनको भी वह समझने लगा। अलंकार, छंद, लय आदि को भी बहुत ही बारीकी से समझने का अभ्यास वो करने लगा। तो ये आपका जूझ चैप्टर था जो कि मैंने आपको समझाया। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के बारे में समझाऊंगी। इसमें जो शब्दार्थ है वो आपको देखना होगा, जरा समझना पड़ेगा उसको, क्योंकि इसके जो शब्द हैं वो थोड़े से टफ हैं। उनका मीनिंग आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। आप एक बार अपने घर पर बैठकर रीड कीजिए और इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर निकालने की भी कोशिश कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।